बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से इस लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में सैयद फ़ारूक हसन और राफ़िया आवान आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आज छठा रोज़ा है और माह सियाम मैंने कहा था कि जब शुरू होते हैं ना तो पहले एक दो रोज़े होते हैं क्योंकि आपकी रूटीन चेंज होती है, तो आपको फील भी होता है, थोड़ा पता भी चलता है, थोड़ा आपको ज़रा शायद थोड़ा बहुत आपकी रूटीन डिस्टर्बेंस की वजह से अनईजीनेस रहे। उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता कि रमज़ान गुज़रा कैसे, और फिर जब आखिरी अशरा आता है और आखिरी चंद रातें आती हैं तो आपको दुख भी होता है कि कितना बरकतों वाला महीना कितनी तेज़ी से गुजर गया और हमें पता भी नहीं चला। बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त गुजरता है और पता ही नहीं चलता। और आज का टॉपिक फ़ारूक है कि रोज़ा रखिए और सेहतमंद रहिए। नाज़रीन कराम, आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में किस कदर हैरान कुन काम हो रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर 78 ऑर्गन्स हैं, 5.6 लीटर खून है जो कि 12,000 मील तक दौड़ता है। जब आप रोज़ा रखते हैं ना तो ये तमाम ऑर्गन्स को, तमाम आपके खरबो खुलियात को सुकून मिल जाता है और वो रिफ़्रेश हो जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप दिन भर खाना खाते हैं, कभी सुबह कभी शाम, कभी ब्रंच, कभी मिडनाइट क्रेविंग का भी एक मसला है पाकिस्तानी सोसाइटी में। हर किस्म का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, चॉकलेट्स भी, बिल्कुल क्या क्या, मायोनीज, चिकन, कुछ ख्याल नहीं रखते कि कितना खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं। तो जब आप रोज़ा रखते हैं और रुक जाते हैं खाने से तो ऐसे में आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जो कि मेडिकल टर्म मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन हकीकी माने में ये रोज़ा इतना पुरनूर और इतना आपकी कहते हैं ना रूह की बालिदगी है। न सिर्फ ये बल्कि आपके जहरीले मवाद जिस्म से खारिज हो जाते हैं और नज़्म व ज़ब्त फ़ारूक बनाता है, आपकी एक रूटीन बन जाती है। अदरवाइज़ आप पीक आवर्स में खा रहे होते हैं, अब आप तरतीब के साथ खाते हैं कि इस वक्त खाया, इस वक्त रुक गए और फिर अफ्तार के टाइम पे खा लिया। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके दिमाग को मिलता है रेस्ट, और दिमाग को जो ब्लड मिलता है वो प्योर ब्लड होता है, साफ़ सुथरा खून होता है, जिससे आपको अच्छी सोचें आती हैं। तो अब इसका दूसरा पहलू ये है कि न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि दिमागी तौर पर भी रोज़ा रखने से आप सेहतमंद रह सकते हैं, आप फोकस रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, ओवर थिंकिंग से बचे रहते हैं और एतदाल अपनाते हैं। और सबसे बड़ी बात रफ़िया, ये सब कुछ तब मुमकिन है अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड करें। बिल्कुल अक्सर रमज़ान में ट्रेंड ये देखा गया कि जैसे राफ़िया भी उस दिन बात कर रही थी कि जी नहीं ये मैं अभी नहीं कर सकता, ये मैं अफ्तारी के बाद करूँ, नहीं आज तो मेरा रोज़ा है, नहीं आज ना मुझे प्लीज़ ये काम के। देखें, रोज़ा जो है ना इट्स अ वे ऑफ लाइफ, और ये जैसा अभी राफ़िया बता रही थी इसके मल्टीपल फ़वाइद हैं, माह सियाम के मल्टीपल फ़वाइद हैं, एसार, भाईचारा, बिल्कुल सोशलाइजेशन होती है, बिल्कुल मयाना रवी, नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन, मतलब ये बहुत सी चीज़ें। और फिर जो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात की, देखें किसी भी चीज़ को ठीक करने, आप जब कंप्यूटर है ना, हम तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मैं टेको नहीं हूँ, लेकिन जब कहीं कंप्यूटर हैंग हो जाए, फंस जाए ना, तो क्या करते हैं, रीबूट कर देते हैं। तो आपकी बॉडी जो है ना रमज़ान में रीबूट होती है, रीस्टार्ट हो जाता है। पूरा साल कोई आपने वो फॉलो नहीं की होती रूटीन, आपको जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, कुछ लोग हैं जो करते हैं, लेकिन बाकी जनरली ज़्यादातर लोग जो हैं वो जब दिल चाहता है खाते हैं, पानी पीते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो माह सियाम में बॉडी को एक ब्रेक मिलती है, तो उस ब्रेक का एक वैसे ही इम्पैक्ट होता है। जब भी आपने नोट किया होगा, हर फैक्ट्री कोई जगह भी हो जो ऑपरेशनली जहाँ पे काम हो रहा होता है, वो साल में 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 5 दिन बंद रहती है। और जैसे दुनिया में फ़ारूक लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, 16-16 घंटे रोके रखते हैं खुद को कुछ खाने पीने से, इसलिए ताकि उनकी बॉडी, उनके तमाम ऑर्गन्स अच्छा फंक्शन कर सकें। वो वे ऑफ डाइट है और फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए। लेकिन ये जो माह सियाम है ना राफ़िया, इसमें तो ये तो एक एंगल है, सिर्फ बॉडी की आपने फास्ट किया, आपने अपने आप को खाने पीने से रोका, लेकिन जो बाकी तमाम तर जो स्पिरिचुअल आपको इससे हीलिंग हो रही है आपकी, उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप किस तरह से आपकी नमाज़ों में बाकायदगी आ जाती है, आप कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं रेगुलर। और आपने एक और बात नोट की कि आम रूटीन में अक्सर बच्चे कभी अपने कमरे में खाना खा रहे हैं, कभी बाहर फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब माह सियाम आता है तो सहरी और अफ्तार में सब इकट्ठे बैठते हैं, ये रोज़ा हमें आपकी रिएट्रेट हो जाती है। अच्छा जी, हमारी आज की इस रमज़ान पाकिस्तान की ट्रांसमिशन में जो हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, हस्बे रिवायत हस्बे मामूल, हम तिलावत कलाम पाक से इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की जाएगी। उसके अलावा एक किचन सेगमेंट होता है जो पापा सेलिस ने स्पॉन्सर किया है, उसमें हम आपको एक मज़े की डिश बनाते हैं। शेफ़ नुमान है और अरीज हमारी होस्ट होती हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, क्योंकि वो तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं उनसे कुछ थोड़ी देर बाद आपकी हम मुलाकात भी कराएंगे। हमारे पाकिस्तान के बहुत से इदारे ऐसे हैं
जिन्होंने अपना नाम बहुत ज़्यादा पैदा किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उन्हीं इदारों में से एक इदारा है PKLI, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, और लाहौर में ये वाक़या है। और यहाँ पे जिगर की पेवंदकारी होती है और पहली मरतबा पूरे पाकिस्तान में कामयाब तजर्बा किया गया। वो किसने किया, वो टीम कौन सी थी, और अब बहुत सी जिद्दत आ रही है AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज हमने PKLI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यहाँ पे इनवाइट किया, डॉक्टर फैसल डार साहब। एक बहुत ही रिनाउंड फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, सितारा इम्तियाज़ उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने अता किया। वो हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे और फिर थोड़ी सी बात हम फिटनेस पे भी करेंगे, लेकिन हस्ब रिवायत हस्ब मामूल हम इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे और आज ये सादत हासिल करेंगे कारी मोहम्मद फ़ारूक जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअतु इदफ़अ बिल्लती हिया अहसन। इदफ़अ बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावह फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतान वइम्मा यंज़ग़न्नक नज़ग़ुन फ़ास्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद फ़ारूक तिलावत कुरान मजीद पेश कर रहे थे।
अब हमारे साथ हैं नातख्वां मोहम्मद सिबगतुल्लाह कादरी। सिबगतुल्लाह कादरी बचपन से ही नाते पढ़ रहे हैं और काफ़ी टाइम से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे नात पढ़ते हैं और आज भी वो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुलहाय अक़ीदत पेश करेंगे। जी, मोहम्मद सिबगतुल्लाह कादरी। करम आज बालाए बाम गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए बाम गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। दुरूदों की बारिश है कौनो मकां पर, दुरूदों की बारिश है कौनो मकां पर, के आजम बिया का इमाम आ गया है, के आजम बिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए। और मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें, मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बालाए। मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का
नाम आ गया है करम आज बालाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन अभी जारी है। आपकी मुलाकात एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से भी करानी है। बाकायदा आगाज़ हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने जाना कहीं है, स्टे ट्यून्ड। एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेक बुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम
एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन अफ्तार ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान राफ़िया आवान और मेरे साथ हैं सैयद फ़ारूक हसन। जी बहुत शुक्रिया राफ़िया। और जैसा कि मैंने व्यूज़ आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फैसल डार सितारा इम्तियाज़, जो कि पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनसे हम बातें करेंगे काफ़ी सारी, क्योंकि PKLI एक ऐसा वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी इसके बड़े चर्चे हैं। और यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम होता है वो यकीनन काबिल दीद है और काबिल तहसीन भी है। अच्छा जी, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी हमारी आज फ़िटनेस ट्रेनर, हमारे साथ एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं। आप इन्हें पहले भी पिछले साल भी हमारे साथ ये रमज़ान में थी, रबिया कुरैशी। ये हमारी फ़िटनेस के हवाले से आज आप सबको एडवाइस करेंगी। हम इनसे थोड़ी सी गपशप भी लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रबिया। Welcome डॉक्टर साहब अस्सलाम to the वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आज मैं हमें पहले किचन का चक्कर लगा लें, किचन का एक चक्कर लगा लेते हैं, देखें कि क्या बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। पापा सैलिस के किचन की जाने बढ़ेंगे जहाँ मौजूद हैं अरीज और शेफ़ नोमान। तो आज क्या पक रहा है आपके किचन में अरीज? जी, किचन में तैयारी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल है और दोनों पैन्स आपको नज़र आ रहे हैं कि चूल्हे के ऊपर मौजूद हैं। हम बना रहे हैं मिलानो बीफ स्टेक विद पेपर सॉस। अब पेपर सॉस को आपने किस तरह से तैयार करना है, स्टेक किस तरह से बेहतरीन तरीके से तैयार होगी, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो आज मैं आपको दूंगी। और बीफ स्टेक के साथ साथ हम इसको सर्व करेंगे मैश्ड पोटैटोज़ और बहुत सारी वेजेस के साथ, जिसमें हमने शामिल किए हैं ज़कूनी, कैरेट, कॉलीफ्लावर और जो हमारे साथ मौजूद होगी बेसल लीव्स भी हमने रखे हैं और ब्रोकोली भी रखी है। अच्छा, जब भी आप अपने प्लेटर में मीट या चिकन या किसी भी इस तरह की चीज़ को शामिल करें तो कोशिश ये करें कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो भी आपके प्लेट का हिस्सा हों, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स आपको पता है कि सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरीज। और आपका। ये अभी आपका टास्क ये है कि जो आपने अभी जैतूनी और ब्रोकली और ये सारे नाम लिए, इनके उर्दू तर्जुमा आपने बताना है हमें आखिर में, ठीक है? ये सारे याद कर लें, आपको हम वक्त दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम हमेशा से जो ख़ास तौर पे ये जिगर की पेवंदकारी के हवाले से पाकिस्तान में कोई इस तरह की स्पेशलाइजेशन थी नहीं, और लोग जाते थे हमसाया मुल्क या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ और इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इंडिया, PKLI तुर्की वगैरह। एग्जैक्टली और अब ये माशाल्लाह एक वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन हमारा बन गया। PKLI कब बना और इसके क्या बुनियादी मकासद थे और आप लोगों की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन। देखिए PKLI जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो तो 2015 और 16 के टाइम्स में डिस्कस हुआ। उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये पंजाब के वज़ीर आला थे और आई थिंक एज अ चीफ मिनिस्टर वो बहुत से लिवर पेशेंट्स को इंडिया और चाइना के लिए फंडिंग करते थे। तो उस वक्त चूँकि लिवर ट्रांसप्लांट इतना ज़्यादा होता नहीं था तो ही वांटेड के कोई लिवर का सेंटर जो है वो। इसके दो नुकसान थे, एक तो आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी इस्तेमाल होता था और मरीज़ को और ज़्यादा तकलीफ में ट्रैवल भी करना पड़ता था अपना इलाज कराने। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लस अपने वतन से दूरी की भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऑफ कोर्स देखें जी, एक बीमारी हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा बाहर आना, फिर अपने घर से दूर इंडिया और चाइना में जाना, तो ये बड़ा तकलीफ दह मरहला होता है सबके लिए। और पाकिस्तान में चूँकि ये फैसिलिटी बहुत लेट शुरू हुई तो 2012 में मतलब हम लिवर ट्रांसप्लांट इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शुरू कर चुके थे
और फिर रेगुलर बेसिस पे अगले 3-4 सालों में वो प्रोग्राम अच्छा बड़ा हो चुका था। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम नहीं था कि जहाँ पे पुअर पेशेंट्स की हेल्प की जा सके। तो फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फंड से 2016 में ये इदारा बनना शुरू हुआ और दिसंबर 2017 में इसको इनाग्रेट कर दिया गया और उसको इसका आउट पेशेंट और कुछ लिमिटेड सर्विसेज जो हैं वो शुरू हो गई। उसके बाद फिर थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता रहा। फिर बीच में कोविड आ गया, उसकी वजह से कोविड टाइम्स तक ये हॉस्पिटल ऑलमोस्ट बन चुका था और इसको एज अ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोविड सेंटर भी यूज़ किया। तो लाहौर और लाहौर के आगे पीछे के जो बेशुमार पेशेंट्स थे उनका कोविड का इलाज हुआ। सो जब कोविड की वेव ख़त्म होगी तो उसके बाद यहाँ पे फिर बाकायदगी के साथ जो है लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज़ हुआ। तो बुनियादी तौर पे ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हॉस्पिटल बनाया है, सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल है, बट गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी है और ये रन होता है एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू। तो इसकी प्रीडोमिनेंट फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, बाकी कुछ जो है डोनेशंस के थ्रू और कुछ जो है जो लोग खुद अपना इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। तो तकरीबन 25% लोग जो हैं वो अपना इलाज अपनी जेब से अफोर्ड करते हैं और बाकी जो 75% पेशेंट्स हैं उनका इलाज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फंड से होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला कामयाब तजुर्बा आपकी जानिब से हुआ लिवर ट्रांसप्लांट का। इससे पहले भी अटेम्प्ट्स हुए थे सन 2000 में, 2001 में भी, लेकिन वो नाकाम तजुर्बे रहे। तो जब पहला अटेम्प्ट आप कर रहे हैं और वो कामयाब अटेम्प्ट था, तो पुराने नाकाम तजुर्बों का कितना प्रेशर आपने महसूस किया, प्लस जब वो कामयाब हो गया तजुर्बा तो फिर कैसा महसूस हुआ आपको और कैसा फीडबैक मिला? देखिए, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैं अपनी सारी मेरी ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग जो है वो इंग्लैंड में थी और उसके बाद जब मैंने इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो अब ये जो अटैम्प्ट्स हैं जिस तरह आपने बताया ये अराउंड 2002-2003 थी और हम 2012 में अपना पहला ट्रांसप्लांट करने लगे। से ये 10 साल के गैप में फिर दूसरी या तीसरी और कोई अटैम्प्ट नहीं हुई। और फॉर मी जो इंग्लैंड से ट्रेनिंग करके आते हैं आप और एक नई चीज़ शुरू करने लगते हैं तो अब ऑब्वियसली फेलियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और फिर ये है कि आपके जितना सपोर्ट सर्विसेज हैं वो शायद उस लेवल पे ना हो, ये भी आप पे प्रेशर होता है। तो प्रेशर तो बेइंतहा था क्योंकि अगर शुरू में आपके कुछ अनफॉर्चुनेटली इस तरह के ऑपरेशंस फेलियर हो तो देन योर करियर इज़ ओवर एंड द प्रोग्राम इज़ ओवर। फिर आप इधर ना बैठे होते फिर आप यहाँ इधर ना बैठे होते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मदद की जिसकी वजह से वो पहला ट्रांसप्लांट जो था एक बच्चे का था, 10 साल का बच्चा था, तो वो भी बहुत बड़ा प्रेशर था। वो 7 बहनों का इकलौता भाई था, उसके पेरेंट्स का ग्रुप उसे मिलता नहीं था, तो ये भी एक प्रेशर था। इट वाज अ वेरी, वैसे तो हर ट्रांसप्लांट प्रेशस होता है लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस कि हमारा भी पहला था, इंस्टीट्यूशन का भी पहला था और ये लिविंग डोनर जो है फैमिली के लिए एक बच्चा, एक बेटा, 7 बहनों का भाई, तो हर तरह का प्रेशर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया और उसके बाद ज़रा इस तरह का जब ऑपरेशन आपके कामयाब होते हैं तो पूरे इंस्टीट्यूशन को भी और टीम को भी और सभी के लिए साहब फ़ख्र का बायस होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ जाती है? क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं आम इंसानों की जैसी? जी बिल्कुल। देखें, लिवर ट्रांसप्लांट जो है ना, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। नॉर्मली आप ट्रांसप्लांट करते हैं उन लोगों का है जो on the face of death है basically the next 3-6 months में, there is no other option, there is no other option, you know, either they have a liver failure या उनको liver cancer है, तो तब ही आप उसको as a life saving treatment ये ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करते हैं। तो जो ट्रांसप्लांट की सक्सेस है बेसिकली उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लेकिन आप उसको 1 year, 5 years, 10 years, 20 year सर्वाइवल आफ्टर ट्रांसप्लांट देखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांट हो तो साल के बाद उनमें से 90 या उससे ज़्यादा लोग नॉर्मल लाइफ गुजारते होने चाहिए और 5 साल के बाद जो है वो उन 100 में से कम 78 या 80% लोग जो हैं वो अलाइव एंड हेल्दी होने चाहिए। इसी तरह 10 इयर्स के बाद जो है वो तकरीबन 68% लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए अलाइव होना चाहिए और 20 इयर्स के बाद तकरीबन 56 या 58% लोगों को शुड बी हैविंग अ नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। 20 to 30 इयर्स आप कह रहे हैं कि बड़े आराम से गुजर सकते हैं, कोई वो नहीं है, बिल्कुल टोटली नॉर्मल लाइफ।
वेल डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, यानी जिस तरह अभी तक लिवर ट्रांसप्लांट का जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवर है वो आई थिंक दैट इज़ 46 ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांट। अच्छा तो यंग जो लोग हैं जिनका चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में ट्रांसप्लांट होता है उनकी तो रेजिस्टेंस उनमें ज़्यादा तो होती है। एक्सपेक्ट इफ नॉट नॉर्मल लेकिन नियर नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी यू वेरी एक्सपेक्ट। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा जी, रबिया को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। रबिया ये बताइए कि माह सियाम में, मतलब मैं तो वैसे मुझे बहुत पसंद है और मैं एंजॉय भी बहुत करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जनरली मेरे कुछ दोस्त हैं और उस वक्त देख रहे होंगे प्रोग्राम, वो उठते हैं आराम से छुट्टी वाले दिन तो दोपहर को, और उसके बाद अगर मैं गलती से कह दूं कि अच्छा यार चलो आप नमाज वगैरह पढ़ लिए तो थोड़ी वॉक कर लें या कोई हाइकिंग कर लें, तो कहते नहीं अब अफ्तारी के बाद बहुत नकाहत हो रही है, थकावट है, सुस्ती है, सर में बहुत दर्द है, कैसे हम सर्वाइव करेंगे अफ्तारी। तो अपने आप को एजाइल और फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं माह सियाम में स्पेशली? अच्छा, बेसिकली कहते हैं ना सहरी इसलिए इफ़ यू हैव, आप अच्छी सहरी अपनी खाओ जिसमें कार्ब्स आप अच्छे खाओ। कार्ब्स जो मैं कहती हूँ, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम पराठे खाते हैं, पराठे में फ़ैट ज़्यादा आ जाता है, बट देन अगर अच्छे कार्ब्स के साथ आप एग वगैरह लो तो आप फिल्ड अप रहोगे। ये चीज़ें आपको ना भरा हुआ रखती हैं ज़्यादा। अंडा दही हो गया, ओट्स हो गए, इवन रोटी अगर आप खाते हो, दलिया, हाँ, ये चीज़ें आप खाते हो तो ये आपको भरा हुआ रखते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो आपकी एनर्जी उस तरह ठीक होती है। इवन फ्रूट कोई आप ले लें, तो जब आप फील्ड अप ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल बेहतर होंगे। ये वैसे मेंटल भी ज़्यादा होता है कि हाँ मुझे रोज़ा लग रहा है कि आई कैन नॉट मूव, एक आध दिन मेरा ख्याल एडजस्ट करते हुए बंदा कर लेता है, लेकिन अगर आप वॉक कर लेते हो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, चलते फिरते भी बंदा पढ़ सकता है। सहरी के बाद वॉक, सहरी नहीं, इफ्तारी से पहले थोड़ी देर पहले कर लें। स्पेशली वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि रमज़ान में हम कर सकते हैं, तो वो इफ्तारी से थोड़ी देर पहले वॉक करें, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। इफ्तारी से थोड़ी देर पहले वॉक भी कर लेंगे, फिर इफ्तारी पे पकौड़े समोसे कचौड़ियाँ जो हैं उनसे भी अवॉइड करें। रवि, सहरी में लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं ये सोच कर कि जी पूरा दिन हमने खाली पेट रहना है, हम भूखे रहेंगे, और अफ्तारी में इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि जी हम पूरा दिन रोज़ा रखा है। तो क्या इस जो आइडियोलॉजी है इसको कैसे सॉल्व किया? आई थिंक ये सारी चीज़ें ना मेंटल है, ज़्यादा लोग सोच के ही करते हैं, लेकिन जिस तरह अगर मैंने ज़्यादातर देखा है गर्मियों के रोज़ों में, आप खुद भी देख लें, प्यास इतनी लगी हुई होती है कि बंदा पानी पी ले तो इतना खाया नहीं जाता, लेकिन वो जिनको आदत हो ना खाने की, जी मैंने ये भी खाना है कि प्रॉब्ली इसके बाद कुछ मिलेगा नहीं, आज अभी खाओ उसके बाद देखते हैं। लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, और ये साइकोलॉजिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप पकौड़े समोसे खाएं, मॉडरेशन में खाएं, उनसे भी ये नहीं है, लेकिन हम लोग फिर हर चीज़ को कम क्वांटिटी में। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है राफिया, जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं ना, पिछले साल भी मैं रमज़ान की ट्रांसमिशन जब भी मैं करता हूँ, वो सब यही कहते हैं कि अच्छा जी ये तेल वाली चीज़ें नहीं खानी, ये नहीं खानी, और बिलीव करें उनमें से आधे जब हम यहाँ पे इफ्तारी करते हैं वो सब खा रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब अभी तो आप कहते नहीं थोड़ी तादाद में खा सकते हैं, मतलब इतना भी पाबंदी नहीं है कि मतलब और मेरे ख्याल में वो भी ठीक अप्रोच है। मियाना रवि के साथ अगर आप डिसेंटली खाएं, एक दो पकौड़े खा लें, आधा समोसा खा लें, कुछ हर्ज नहीं है। अगर आप इफ्तारी थोड़ी सी करें, कुछ लोग होते हैं डिनर नहीं खाते, वो डायरेक्ट इफ्तारी खा लेते हैं और फिर उसके बाद सहरी खाते हैं। आप खुद देखिए, अगर आप अपना एक्यूमुलेटेड उस तरह मील्स आपकी कम हो रहे हैं, अगर आप एक आध पकौड़ा भी खा लो और आप हेल्दी कोई उसमें बैलेंस करके खा लो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल कैलोरीज की इनटेक रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल कट कर, मैं कहती हूँ खाएं, अल्लाह मियां ने अच्छा, आजकल बहुत सी लड़कियां जो कुछ नहीं खाती, हवा खा रही होती हैं सहरी में भी, अफ्तारी में भी, और बहुत थोड़ा सा डांट भी खा रही होती है, और बहुत वो क्या कहते हैं धान पान सी लड़कियां, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, बहुत स्किनी हो जाती हैं। तो इसके नुकसानात ज़रूर बताएं आप उनको। अच्छा, जब आप अपनी बॉडी को नरिश नहीं कर रहे, जिस तरह हर चीज़ का अपना फंक्शन है, आप अगर कार्ब्स खा रहे हो आपके ब्रेन फंक्शन, आपको ये जो नहीं कहते गुनूदगी वगैरह होती है, अगर आप ना खाओ आपको वो होती है। प्रोटीन आपको जो है बॉडी को रीपेयर करती है, फ्रूट्स वगैरह आपको मिनरल्स वगैरह देते हैं, आपकी स्किन वगैरह सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो जब आप कट करना शुरू करते हो तो आप देखो आपकी उस चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो आप बेशक अपने आप को पतला करने के लिए एस्थेटिकली आप कहो कि शायद मैं पतला से पतला हो जाऊं, लेकिन अंदर आप बिल्कुल वो खोखला होना शुरू है, हाँ नुचड़ है, आप अपनी बॉडी को वो दे ही नहीं रहे हो न्यूट्रिएंट्स, इम्यून सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाते हैं, बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये ना इसका लॉन्ग टर्म ये इफेक्ट है। डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डोनेशन ऑफ लिवर ऑर्गन बेसिकली बाय अनदर हेल्दी इंडिविजुअल, तो इसमें डोनेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, फिर उसमें भी आपकी कोई मैचिंग होती है कि वो पता नहीं ब्लड ग्रुप ना करे, कोई रिश्तेदार ही दे सकता है, कोई इसमें कोई लॉज भी हैं
कुछ इलीगल प्रैक्टिस करते हुए भी बहुत से लोग। तो एक तो मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर बताएं और उस चीज़ को हाईलाइट करें कि कौन दे सकता है कौन नहीं देता। और पाकिस्तान में ऑर्गन डोनेशन जो है इसका कॉन्सेप्ट तो है, हम LRBT अक्सर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आंखों का या दिल लिवर, लेकिन इसका कोई फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर है, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई वेबसाइट है कि भाई अगर मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ अपनी डेथ के बाद ताकि वो साइंस के लिए या इंसानियत के काम आ सकें, तो उसका प्रोसीजर क्या है? अगर आम आदमी कोई करना चाहे तो उसके लिए वो क्या करे? थैंक यू। देखिए, डोनर्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक तो लाइफ डोनर है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल अपने जिस्म का कोई पार्ट, जिस तरह एक गुर्दा या आधा लिवर, वो डोनेट कर दे। इनको हम कहते हैं लिविंग डोनर्स। तो अभी पाकिस्तान में ज़्यादातर लिवर और किडनी के जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो तो इन लिविंग डोनर से ही होते हैं, जब कोई फैमिली मेम्बर जो है वो रिश्तेदार जो है वो अपना पार्ट या आधा लिवर डोनेट करता है। दूसरी फॉर्म जो है आधे से मतलब कि मतलब कि वो खुद सही रह सकता है लिवर डोनेट करने के बाद? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही। बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपको देखें जितने भी ऑर्गन्स हैं इतनी अबंडेंस में दिए हुए हैं। जिस तरह लिवर आपका इवन 70% लिवर भी रिमूव कर दिया जाए तो स्टिल यू कैन लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। यानी कि खुद डोनर 30% पे गुजारा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और लिवर ऐसा ऑर्गन है जो ग्रो करके वापस अपने ओरिजिनल साइज पे भी आ जाता है। तो जो दूसरी टाइप है डोनर्स की वो है डोनेशन आफ्टर डेथ, कि किसी के साथ ऐसी इंजरी हो जिससे ब्रेन डेड हो जाए। फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, किसी की ब्रेन सर्जरी हो या जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, इस किस्म के इतने ऐसे इवेंट्स जिससे ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो शख्स एज अ पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे उसका इलाज किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ब्रेन बहुत हद तक डैमेज हो जाए और ब्रेन के स्पेशली जो वाइटल एरियाज़ हैं जो आपकी ब्रीदिंग को, हार्ट को कंट्रोल करते हैं वो डैमेज हो जाएं, तो मेडिकल साइंस में डिफरेंट तरीके से टेस्ट करके आप ये साबित कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है ये ब्रेन डेड है। तो ब्रेन डेथ जो है मेडिकल साइंस में इज़ अ एक्चुअल डेथ। ओके। ऑल्दो ये वाले पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो हैं ये चूँकि हॉस्पिटल में और ICU की सेटिंग्स में होते हैं और वेंटिलेटर पे होते हैं, इनको दवाइयाँ दी जा रही होती हैं, इंटैक्ट होते हैं इनके ऑर्गन्स, तो उनका हार्ट पंप कर रहा होता है, इसलिए बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो विंडो है कि अनफॉर्चुनेटली समबॉडी इज़ ब्रेन डेड टू, जब उसकी सर्कुलेटरी डेथ यानी उसका हार्ट भी रुक जाए, अगर आप वेंटिलेटर से हटा दें तो वो रुक जाएगा। ये वाली वो विंडो होती है जिसमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फैमिली अगर ये चाहे कि उसके ऑर्गन्स ले लिए जाएं तो उसका ऑपरेशन करके ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं और दूसरों के काम आ सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल था, ये वाला फ़ैसला तो मेरा ख्याल है हमें ज़िंदगी में करना होगा। और कि जी मैं अगर मेरी इस तरह की कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है या नेचुरल डेथ भी होती है, या नेचुरल डेथ भी होती है और इस तरह हॉस्पिटल सेटिंग में होती है जहाँ पे समवन इज़ ब्रेन डेड, तो एक तो ये है कि आपने अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को ये अपनी लाइफ में बताया हो कि जी इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी लाइक दिस, तो उस वक्त मेरे ऑर्गन्स जो हैं वो किसी के लिए दे दिए जाएँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में और फेडरल कैपिटल में भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं जो पूरी ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। तो इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, पेशावर में भी है और कोयटा में भी है, और इनके आगे सब ऑफिसेस भी होते हैं बड़े शहरों में। तो इनकी आप वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, जिस तरह पंजाब में पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू वांट टू बी अ डोनर, तो उसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स, अपना नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ब्लड ग्रुप, सो यू जस्ट शो योर सेल्फ के यू आर अ डोनर, यू शो योर अवेलेबिलिटी, और उसके बाद लाइफ गोज ऑन। अगर आप एक सेहतमंद इंडिविजुअल हैं, आप अपनी लाइफ गुजारते रहेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो लोग जिन्होंने आइदर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, और आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपकी फैमिली को पता हो, क्योंकि इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन्स तो आपकी जो फैमिली है दैट विल बी अराउंड, और वो ये आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे बेसिकली। खुद डोनर के क्या पैरामीटर्स होते हैं कि इन पैरामीटर्स पे डोनर पूरा उतरेगा तो हम इसका लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे? देखिए वो तो डिपेंड करता है ना, अगर मैंने आज इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी डेथ के बाद मेरे ऑर्गन्स ले लिए जाएं, तो आई डोंट नो कि ये वाकया कल होना है या ये वाकया आज से 15 साल या 20 साल बाद होना है, आई डोंट नो दैट।
और वेदर ये डेथ घर में ही हो जानी है, हवा में होनी है, या किसी बिल्कुल, हॉस्पिटल you की never सेटिंग know. में होनी है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी फैमिली को ये चाहिए कि उन हालात में जिस भी आईसीयू में पेशेंट हो, उनके डॉक्टर कहेंगे दिस इज़ व्हाट आवर डियर वन वांटेड इन हिज लाइफ, तो वो फिर मेडिकल टीम जो है वो उस टाइम पे असेसमेंट कर लेती है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से कांटेक्ट कर लेती है, ट्रांसप्लांट। तो देयर आर सर्टन एंड डिफाइंड क्राइटेरिया, उसमें एज भी है, जनरल फिटनेस भी है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV किसी को नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इस वक्त आज के प्रोग्राम के तवज्जो से तो यही मैसेज है कि ये एक ऐसा नोबल कॉज है, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ बेसिकली, कि अगर आप कि इस तरह एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और आप अपने ऑर्गन्स किसी को डोनेट कर देते हैं तो बहुत से लोगों का भला इसमें हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट का काम पाकिस्तान में कंटिन्यूसली हो रहा है। मेरी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 10 अस्पताल हैं, 3 कराची में, 3 लाहौर में, 3 पिंडी इस्लामाबाद में और 1 गंबट सिंध इंटीरियर सिंध में। मैं जानना चाहूँगी कि इनकी कैपेसिटी के बारे में बात करें, सभी को आपकी सुपरविजन हासिल है, अभी तक कितने लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और कितने पेशेंट्स का क्या ट्रैफिक क्या है, मतलब कि ऑब्वियसली इट मस्ट बी ऑन द राइज बट अप्रॉक्सीमेटली एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम कितने पेशेंट्स होते हैं? देखें, पाकिस्तान में ये जो ट्रांसप्लांट की रेगुलर एक्टिविटी है ये 2012 से हमने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से शुरू की। तो ना सिर्फ यहाँ पे ट्रांसप्लांट होना शुरू हुआ, इसके अराउंड जो एक बहुत बड़ी टीम बनती है या एक नेक्स्ट जनरेशन लोगों की तैयार होती है ट्रेनिंग के थ्रू, तो उसमें आपके ट्रांसप्लांट सर्जन्स भी थे, ट्रांसप्लांट फिजिशियंस भी थे, एनेस्थेटिस्ट थे, टेक्नीशियंस थे, नर्सेज थे। सो एक पूरा हर एरिया का लोग यहाँ से ट्रेन होना शुरू हो गए। उसके बाद यही लोग फिर यहाँ से गंबट भी गए, यही लोग कराची में डाउ इंटरनेशनल में भी गए, आर्मी के लेबर यूनिट में गए, लाहौर में। तो इस तरह अब ये जिस तरह आपने कहा कि 10 सेंटर्स हैं, तो यस 10 ट्रांसप्लांट सेंटर्स पाकिस्तान में हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट एक्टिविटी रेगुलरली हो रही है, ऑफिशियली ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर ऑल टुगेदर इनको देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इन सब सेंटर्स की एक्टिविटी को मिला के रफली 600 से 700 ट्रांसप्लांट्स हर साल पाकिस्तान में होते हैं पूरे एक साल, जिसमें ये PKLI और जो गंबट है ये 2 बड़े प्रोग्राम्स हैं, रफली 200 या उससे ज़्यादा ट्रांसप्लांट इन दोनों सेंटर्स में होते हैं। बाकी कुछ सेंटर्स में अराउंड 100 ट्रांसप्लांट एनुअली और कुछ में 30 to 40। ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है ये कितना महंगा होता है डॉक्टर साहब? इसकी क्या प्राइस कॉस्ट क्या है इसकी? देखिए, हम PKLI में तो जो ट्रांसप्लांट है ये चूँकि इट इज़ बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट फंडिंग, तो हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहे होते हैं। तो ये तकरीबन 4.5 मिलियन यानी 45 लाख रुपया इसके ऊपर कॉस्ट आती है। प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने मार्जिन भी रखना होता है और वो डाल लेते हैं। तो और इसमें जो एक एंगल और एलिमेंट है जो इलीगल ग्राफ्टिंग का है, और ये डॉक्टर्स इलीगली ऑपरेट करते हैं, और बड़े हम सुनते हैं FIA ने केस पकड़ लिया और पेशेंट्स की डेथ हो गई। बल्कि मुझे याद है उमर शरीफ मरहूम, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, उनकी साहबजादी का भी शायद केस मिस हैंडल हो गया था एंड शी पास्ट अवे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है और वो हाउ इलीगल वो क्यों काम करते हैं? जब हॉस्पिटल्स हैं तो इलीगल क्यों लोग कराते हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, प्राइमरीली ये जो इलीगल ट्रांसप्लांट हैं ये किडनी ट्रांसप्लांट के डोमेन में ज़्यादा होते हैं। बेसिकली इलीगैलिटी शुरू वहाँ से होती है कि आपके पास अपना कोई फैमिली का मैच्ड डोनर अवेलेबल नहीं है, या अगर डोनर है भी तो लोग चाहते हैं कि हमारा कोई अजीज़ हमें ना दे, कोई दे दे। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि आप अपने किसी अजीज़ से कुर्बानी नहीं लेना चाहते, यू वांट कि कोई बाहर का आदमी कहीं से मुझे मिल जाए। सो जिन लोगों के पास पैसा होता है उनकी कोशिश होती है कि वो खरीद लें रादर दैन कि अपना बहन बेटी को खुद डोनेट करें, वो ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि डोनेट करने के बाद भी जो डोनर है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है और बिल्कुल 100% फिट होता है, ऐसे ही। तो फिर क्यों ये खौफ या मिथ क्यों है? देखिए, खौफ तो होता है ना, ऑपरेशन से पहले आपको खौफ तो होता है कि खुदा न खास्ता ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए। और फिर दूसरा ये है कि अगर अवेलेबिलिटी है, अनफॉर्चुनेटली गुर्बत की वजह से पाकिस्तान में बहुत से लोग अपने गुर्दे बेचते हैं, और ये पूरे जो गुर्दों की ख़रीदो फरोख्त का पूरा नेटवर्क है जिसके आपने इज़हार किया कि जी FIA छापे मारती रहती है। तो किडनी का ट्रांसप्लांट चूँकि टेक्निकली इतना डिमांडिंग नहीं है, रिलेटिवली सिंपल ऑपरेशन थिएटर में भी ये ट्रांसप्लांट हो सकता है,
ये एक्सप्लॉयटेशन होती है कि लोग घरों में भी जो है एक कमरे में जो है डोनर का ऑपरेशन कर लिया छोटे मोटे सामान के साथ, ऑल्दो दीज आर नॉट परफेक्ट कंडीशंस, इसीलिए इस तरह के जो इलीगल ट्रांसप्लांट्स होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा नहीं होता, सक्सेस रेट कम होता है, उनका सक्सेस रेट कम होता है। और कभी ऐसा हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे डोनर ने कहा हो कि नहीं आई एम नॉट रेडी मेंटली, मैं नहीं करवाना चाहता? जी बिल्कुल, हमारे साथ लिवर में बिल्कुल हुआ है कई दफ़ा। इवन बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए, बहन भाई एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक रात पहले एडमिट होके उन्होंने खौफ अपनी भी होता है ना ऑपरेशन का। खौफ तो है जी, मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग जेस्चर। और जो लोग ये डोनेशन करते हैं अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर दे, बहुत बड़ी कुर्बानी है। बेशक। अच्छा रबिया, ये बताइए कि आपने एक सर्टिफाइड आप ट्रेनर भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, अक्सर लोग जो नॉर्मल लाइफ में रूटीन में जिम कर रहे होते हैं या डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, कोई बॉक्सिंग करता है, कोई किक बॉक्सिंग करता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई वॉक करता है, कोई जॉग करता है, कोई हाइकिंग करता है जी। रमज़ान में रोज़े के दौरान कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं नॉर्मली, और कौन सी हैं जो जिनसे परहेज़ करना चाहिए और स्विच ओवर कर देना चाहिए टू अ लाइटर मोड और व्हाटएवर? अच्छा, ये ना सारी चीज़ डिपेंड करती है बंदे से बंदे तक। अब फाइटर्स जैसे आप कहते हैं, कुछ लोग बॉक्सिंग करते हैं, कुछ लोग फाइटिंग करते हैं, वो लोग अपनी बॉडी को इस तरह ट्यून करते हैं तो वो फास्टेड स्टेट में भी कर लेते हैं। जिस तरह नॉर्मल रूटीन में लोग, अगर आप लाइट एक्टिविटी करें, प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग ना करेंगे, आप फास्ट करें, क्योंकि आपसे वज़न उस तरह उठाया नहीं जाएगा। सो बॉडी वेट एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं, लाइट वेट कर सकते हैं, यानी जिम कंटिन्यू करें लेकिन टोन डाउन कर लें। टोन डाउन कर लें, क्योंकि जब आपकी बॉडी वेल फेड नहीं होगी, नॉट एवरीवन कैन वर्क आउट उस तरह से। ये कि आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको वीकनेस भी होती है, तो इसीलिए बंदा डिफरेंट, हर किसी पे डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं चीज़ें। तो अगर आप कर सकते हैं तो गो हैड, कोई उसमें मसला नहीं है। वेट्स जहाँ तक हैं, जहाँ पर वेट लिफ्टिंग है, जब आप खाली पेट होते हो उस तरह जितना आप नॉर्मली उठा सकते हो उतना आपसे उठेगा नहीं। तो ये कि उसको आप थोड़ा सा कम करके एनर्जी उठा चाहिए। एनर्जी अच्छा रबी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, फ़ारूक ज़रूर अग्री करेंगे इस बात से कि बहुत सारा ख़वातीन ऐसी हैं, एक तबका है जिनके ना जहन में ये सवाल होता है कि हमें तो फ़िटनेस ट्रेनर ने ये बता दिया, लेकिन वो ख़ुद क्या करते हैं जो इतने फिट और इतने कूल और इनकी स्किन भी शाइन कर रही है और स्मार्ट भी दिख रहे हैं। तो आप अपना रूटीन भी ज़रा रमज़ान पाकिस्तान के नाज़रीन से शेयर करें कि आप फिट रहने के लिए क्या करती हैं। अच्छा, हम लोगों का जहाँ तक है सालों की मेहनत आती है, एक दिन का नहीं है, तो वो लोग ये देखते हैं ना, एंड रिज़ल्ट देखते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि पिछले कितने सालों से वो कंसिस्टेंटली हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक रूटीन है मेरी, तो रूटीन रमज़ान में इस तरह है कि मेरी नॉर्मल होता है कि एक्सरसाइज इफ्तारी से पहले हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट्स उसके बाद ट्रेन करने होते हैं। इफ्तारी खाते हैं, फिर उसके बाद मैं जब फारिग होके आती हूँ घर, तो मैं लेट डिनर कर लेती हूँ। सरी उस तरह नहीं करती, तो मेरी 2 मील्स होती हैं, बट उसमें भी कोशिश होती है, जैसे इफ्तारी में सैंडविच हो गया, थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, बट फ्राइड कोई चीज़ नहीं खा रही, शरबत वगैरह नहीं पी रही, तो मोस्टली पानी है। चाय का शौक़ है, चाय के 2 कप पी लेती हूँ। लेकिन ये है कि रमज़ान में अगर आप कट डाउन करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। वेट रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आपकी मील्स कम हो गई हैं। आप केयरफुल उसमें भी खाओ, ये नहीं है कि बिल्कुल कट करें, क्योंकि आपकी मील्स कम हो गई। जैसे अब मैं कह रही हूँ मेरी 2 मील्स हैं, मैं रेगुलर खाना खा रही हूँ, जो भी रात को बना हुआ होगा, अगर राइस है राइस के साथ कोई ग्रेवी है वो खा ली, लेकिन वो पोर्शन में। अच्छा, जब अफ्तारी करते हैं हम, तो अफ्तारी के बाद तरावी का वक्त आता है, मगरिब के बाद, इशा के बाद, तो हमारे स्टमक उस वक्त फुल होता है, खाया हुआ होता है, लोगों ने समोसे पकौड़े भी खाए होते हैं, चना चाट भी, हर चीज़ होती है, और खाना भी खाते हैं फिर उसके बाद। तो वो जो एक्टिविटी है अफ्तारी के बाद तरावी की, वो कितना हेल्प आउट करती है एक फुल टमी को? अच्छा, कहते हैं बहुत ज़्यादा वैसे फुल टमी में तरावी के लिए जाना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपको गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि तरावी आपकी चली जाती हैं, घंटा एक चली जाती हैं, तो हाँ, तो ये है कि इट डज हेल्प। लेकिन मुझे आई फील कि आपको बहुत ओवरलोड करके नहीं खाना चाहिए। आप इफ्तारी, बेशक अगर कुछ लोग होते हैं इफ्तारी अगर आप नॉर्मल करके तरावियों के बाद प्रॉपर खाना खा लें तो वो भी ठीक है। ठीक है, डॉक्टर फैसल की जानिब आएंगे और जिगर से रिलेट करना चाहूँगी मैं रोज़े को। जिगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, पहले तो आप ये बताइए। दूसरा ये कि वो कौन सी डाइटरी हैबिट्स हैं जिनको अपनाने से जिगर के मरीज़ तकलीफ़ में रहते हैं, परेशान रहते हैं, या फैटी लिवर का जिक्र ज़रूर कीजिए। फैटी लिवर क्या होता है, कैसे बन जाता है, यानी अगर रोज़ा रखें तो उन्हें क्या तकलीफ? तकलीफ का लेकिन नॉर्मली तो अब डिपेंड करता है कि लिवर की जो बीमारी है वो किस स्टेज के ऊपर है।
अगर तो बिल्कुल एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है तो वो लोग तो ज़ाहिर रोज़ा नहीं रख सकते, वो तो बेचारे इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल ही होते हैं, उन्होंने दवाइयाँ टाइम पे खानी होती हैं, पानी का नमक का परहेज़ करना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज़ जो एक पेशेंट जिसका लिवर वैसे ठीक काम कर रहा है लेकिन डिजीज़्ड है, जिसमें से फैटी लिवर आपने कहा, तो फैटी लिवर ऑल्दो इट इज़ अ फैटी लिवर बट अदरवाइज़ लिवर बिल्कुल ठीक है, और लेकिन आपने देखना ये है कि फैटी लिवर हुआ क्यों है। तो फैटी लिवर जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि लोग ज़्यादातर, हमारा चूँकि डाइटरी पैटर्न आजकल चेंज हो चुका है, हम ज़्यादा जंक फूड करते हैं, ऑर्गेनिक खुराकें नहीं हैं, ऑर्गेनिक भी नहीं है, और जितनी है इट इज़ अ वेरी हाई कैलोरी इनटेक, मतलब आपका एक मील जो है वो फास्ट फूड का, वो खाते हुए पता भी नहीं चलता, बट एट द एंड आपको पता चलता है आप 1000 से 1200 कैलोरीज खा चुके हैं। तो बेसिकली जितना ज़्यादा आप खाएंगे, अब उसमें से जितना भी बाय प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिज्म के हैं उनमें से बॉडी ने स्टोर कर लेना इस सारे को फैट में। तो जिस तरह फैट आपकी टमी पे होगा, आपकी टांगों पे होगा, आंतों के अंदर होगा, इसी तरह लिवर भी एक ऐसा साइट है जहाँ पे फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे फैट ज़्यादा स्टोर होता है इट बिकम्स अ डिजीज़, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। सही। तो बेसिकली इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग, बैड इंडिकेशंस क्या हैं जिससे पता चले कि फैटी लिवर का पेशेंट है? क्या इंडिकेशंस? देखिए फैटी लिवर की स्टेज के ऊपर सिम्टम्स तो जनरली होते ही नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करें आपको पता चलेगा फैटी लिवर है, या आप अपने ब्लड के टेस्ट करें जिनको एलएफटीज कहा जाता है और वो एबनॉर्मल होंगे। सो अदरवाइज समबॉडी विल बी। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम तक कैसे इंसान पहुंच जाता है फैटी लिवर से? देखिए फैटी लिवर इज वन पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है दिस इज ऑल ऑफ द न्यू वर्ल्ड डिजीज़, और काइंड ऑफ ये तो पैंडेमिक है, बिकॉज पूरी दुनिया में मोटे लोग जो हैं या ओवरवेट ओबेसिटी जो है, तो जिस तरह लिवर इफेक्ट होता है इसी तरह आपका हार्ट, पैनक्रियाज, आपकी ब्लड वेसल्स, ये सारी बॉडी के जो पार्ट्स इंटरलिंक्ड है, तो ये इफेक्ट होते हैं, एंड कोलेक्टिवली आप इस सारे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो लिवर इज़ वन ऑफ द ऑर्गन जो इसका एंड प्रोडक्ट है, और इवेंचुअली ये डैमेज हो जाए, यानी कि हम अगर जिगर का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। और ये जिगर दोस्त वाला जिगर नहीं है, एक्चुअली फिजिकल जिगर होता है, दोस्तों को ही कहते हैं ना जिगर, दोस्तों का भी ख्याल रखना पड़ता है, दोस्तों का भी ख्याल रखना। जिगर से आप जिगर मांग लें फिर। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, आप ये तो ऑब्वियसली ऑपरेशन भी करते हैं और फैटी लिवर का आपने बताया और इतना कुछ आप देख चुके हैं, तो आप अपने जब आप अपनी डाइट खाना खाते हैं, अभी से आप भी कश्मीरी हैं तो आपको भी खाने पीने का तो शौक होगा, अच्छी खुराक का, तो आप कंट्रोल मैनेज कर लेते हैं? देखिए डे टू डे लाइफ में तो आई माई सेल्फ इज़ अ लिटिल ओवरवेट, लेकिन है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा होता हूँ या कट डाउन माई फी इनटेक और साथ साथ एक्सरसाइज भी, तो इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। सही। और बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल। ओके, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। एंड आई मस्ट से जो आपने बात डॉक्टर साहब की है और रबिया ने जो बात की है कि आप ज़रूर खाना खाएं अपनी पसंद का, अच्छी जो आपको अच्छा लगता है। एक तो पोर्शन जो रबिया ने कहा कि थोड़ा मियाना रवि रखें, क्वांटिटी ठीक रखें, और एक्सरसाइज जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वॉक, जॉग, जो भी हाइकिंग, जिम, जो भी करना चाहते हैं ज़रूर करें। हाँ, और कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा अपने लिए रोज़ का ज़रूर निकालें। ये मी टाइम जिसे कहते हैं ना, इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। वॉक तो आपकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है ना, आप वॉक भी कर रहे हैं और साथ साथ आपको सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का, आपको प्लान करने का भी टाइम मिलता है, तो ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं नहीं जी अच्छा रात आज तो मिस हो गया, नहीं, चाहे आपको रात 11 बजे, 12, 1 बजे भी टाइम मिले, थोड़ा सा भी मौका मिले तो ज़रूर, बिल्कुल। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं राफिया, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर किचन भी जाने और फिर अपने मेहमानों से भी बात करनी है। रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं राफिया अवान, और हमारा आज 5वां रोज़ा, छठा रोज़ा है आज। तेज़ी से अफ्तारी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अफ्तारी का जब जिक्र आता है तो अफ्तारी में जो आप चीज़ें खाते हैं उसका भी जिक्र आता है। अफ्तार की बात हो, अफ्तार ट्रांसमिशन हो और अफ्तार में क्या खाना है इस पे बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है नाज़रीन? तो पापा सेलेस के किचन चलते हैं और ये देखते हैं कि आज की डिश तैयार हो चुकी है या नहीं हुई है। ओवर टू यू। ओवर टू यू अरीज। तैयार हो गई है, ऐसे कैसे हो सकता है कि अफ्तार का जो वक्त है वो बिल्कुल करीब हो
और डिश तैयार ना हुई हो। ये जो हमारी स्टेक है वो तैयार हो गई है। अच्छा, स्टेक का जब भी जिक्र आता है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्टेक जो है वो ग्रिल पर ही बनाई जाएगी, स्टेक पैन में नहीं बन सकती है। ग्रिल आप कर सकते हैं, लेकिन पैन का भी बेहतरीन ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लेकिन याद रहे कि आपने ये जो जब स्टेक को फ्राई करना है पैन के अंदर तो बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करना है, और कोशिश करें कि जो बीफ है या जो मटन है वो अपने ही ऑयल के अंदर फ्राई हो, ताकि वो उसी तरह से जूसी रहे, टेंडर रहे। और फिर से आपने इसको मीडियम वेल करना है, वेल डन नहीं करना है। 140 फ़ारेनहाइट हमारा यहाँ पर टेम्परेचर था जिस पे हमने इसको बनाया है। आपने भी घरों में जब इसको ट्राई करना है तो मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है, ताकि बेहतरीन तरीके से वो कुक हो और अपना मुकम्मल कुकिंग टाइम वो ले। फिर जो हमने इसके ऊपर आज पेपर सॉस डाली है स्टेक के ऊपर, वो हमारे पास बीफ स्टॉक जो मौजूद है उसके अंदर हमने ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है, और उस तरह से हमने ये सॉस जो है वो तैयार की है। रेसिपी कार्ड हमारे नाजरीन के लिए स्क्रीन पर आ रहा है। इस स्टेक को तैयार करने के लिए हमने अंडरकट का जो मीट है उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन स्टेक बहुत सारे और डिफरेंट पार्ट्स से भी तैयार की जा सकती है। वो कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं हमें बता रहे हैं शेफ़ नुमान जी। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं कि स्टेक के लिए वही मीट परफेक्ट है जो डेली की रूटीन में जो है ना जानवर कम से कम इस्तेमाल करे। मतलब उसका जो बैक का जो उसकी लेग्स वगैरह हैं उनके मसल्स वो सॉफ्ट नहीं होते, जब वो ग्रिल पे या पैन पे जाएंगे उनको फ्लेम लगेगा तो वो हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह के जो कम से कम वो अपना पार्ट इस्तेमाल करे तो वही है। ठीक है जी। और फिर आपने इसको सर्व करना है डिफरेंट वेजेस में जो हमारे पास हैं। वो ज़कूनी है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, उर्दू में बताएं अरीज, और उर्दू में ग्रीन बीन्स हैं, और साथ ही साथ हमारे पास मैश्ड पोटैटोज भी हैं। अरीज आपने उर्दू में नहीं बताया ये ज़कूनी और ब्रोकली। ज़कूनी को उर्दू में ज़कूनी ही कहते हैं, और ब्रोकोली को भी उर्दू में ब्रोकोली कहते हैं। गाजर है और साथ फूल गोभी है हमारे पास। फूल गोभी। अच्छा, ये जो हम इतना सब कुछ खाते हैं ना फारूक, तो जब ये हम खाते हैं तो जाहिर सी बात है पेट भी निकल आता है। अब वो जब पेट निकलता है तो फिर हमें फिटनेस एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि उनसे मशवरे लें कि जी किस तरीके से जिम जाना पड़ता है। बिल्कुल, रबिया आपकी जानिब आएंगे। रबिया कुरैशी, ये जो निकला हुआ पेट, बढ़ा हुआ, बढ़ी हुई तोंद सभी का मसला है जी जी। इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या घर में कोई एक्सरसाइज की जा सकती है या जिम जाना ज़रूरी है? अच्छा, घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बेसिक हमें ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें अपना खाना कंट्रोल करना। 70% आपका जो पेट है कम आपका जो खाना रोकने से होगा, 30% आपकी मूवमेंट पे होता है। तो हम लोगों को लगता है मुश्किल चीज़ है कि जो हमने एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, वो मुश्किल चीज़ है। जब आप खाना कंट्रोल करोगे तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। हम लोग वहाँ पर गलत करते हैं जहाँ पर हम खाना अपना मुंह को बंद नहीं करते। तो जब आप खाना ज़्यादा खाओगे तो ऑटोमेटिकली मुंह पे जिप लगानी बड़ी ज़रूरी है जी, अगर आपने अपने आप को फिट रखना है। आस्क एनी फिटनेस एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हॉस्पिटल टूरिज़म एक बड़ा बज़ वर्ड है आजकल दुनिया में, और बहुत से मुल्क अपना ज़र मुबादला जो है इसके ज़रिए भी कमाते हैं कि बड़े मेजर स्ट्रीम होती है। हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, और वो अच्छे अस्पताल बना के वहाँ से हॉस्पिटल टूरिज़म के ज़रिए। तो ये जो PKLI है, क्या ये उस ज़मन में हमारी कोई मदद कर सकता है पाकिस्तान की हॉस्पिटल टूरिज़म के हवाले से? जी बिल्कुल करनी चाहिए। अभी तक हमारे पास जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, हाँ वो UAE में हैं, कुछ कनाडा, US और इंग्लैंड से वो हमारे पास आते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, बट देर ऑल पाकिस्तानी सेटल्ड अब्रॉड। जहाँ तक टूरिज़म की बात है, मेडिकल टूरिज़म की, आई थिंक वो शायद उस वक्त पॉसिबल होगा जब पाकिस्तान एज अ होल आगे बढ़ेगा। वेल यू हैव टू लुक एट पाकिस्तान फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। सैडली पाकिस्तान सेफ़ नहीं समझा जाता, टूरिस्ट फ्रेंडली उस तरह नहीं है। बाकी दुनिया के साथ जो कनेक्टिविटी है एयरलाइंस के थ्रू। But what about the facility? Is it a state of the art इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से है ये PKLI के बिल्कुल फैसिलिटीज़ जो हैं और जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है? अभी आप इसमें AI में भी आपने कोई एक लेटेस्ट सर्जरी की थी बड़ी ज़बरदस्त, लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही थी, उस वाले से बताएं कि आर यू अब्रेस्ट विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ दैट आर प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड? जी बिल्कुल, हमारे पास ये पूरा बड़ा मॉडर्न हॉस्पिटल है। इसके ऑपरेशन थिएटर्स और बाकी जितने एरियाज़ हैं, वेरी मॉडर्न इक्विपमेंट और हाईली ट्रेंड फॉरेन डॉक्टर्स जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। जो अभी लेटेस्ट एडिशन है हमारे इक्विपमेंट में वो हैं सर्जिकल रोबोट्स। तो वी हैव गॉट 2 रोबोट्स,
तो रोबोटिक सर्जरी जो है जी वो भी हमने PKLI में पिछले 8-9 महीनों से शुरू कर दी है और वी हैव डन मोर देन 100 ऑपरेशंस। सो प्राइमरीली अभी ये रोबोटिक सर्जरी जो है हम वो गुर्दों के ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो एरियाज हैं उनकी तरफ भी तो डॉक्टर साहब रिसेंटली आपने एक डेड ब्रेन से 7 ऑपरेशन किए, या यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 7 अफराद की जान बचाई। कैसे मुमकिन था ये सब कुछ करना? देखिए उसी तरह जो जिस तरह हमने पहले बात की कि डोनेशन के बाद, डेथ के बाद अगर कोई डोनेट कर दे, जिस तरह इस पर्टिकुलर डोनर ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने, उनकी फैमिली ने जब उन पे ये वक्त आया तो उन्होंने हॉस्पिटल को अप्रोच किया, जी आप हमारे अजीज़ ऑर्गन्स देना चाहते थे, आप इनके ऑर्गन्स ले लें। एंड दैट इज़ वेयर फिर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि जी एक पोटेंशियल डोनर है एक हॉस्पिटल में। फिर हम लोग वहाँ पे गए, उनका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके उनके ये ऑर्गन्स लिए गए। कौन कौन से ऑर्गन आपने लिए? जिस तरह इनकी 2 आँखें, आँखों का मतलब पूरी आँख नहीं है, उसके मतलब यह है कि सामने वाली जो लेयर जिसको कॉर्निया कहा जाता है वो उन्होंने डोनेट की। वो 2 आँखें जो हैं वो रावलपिंडी के एक अशफा ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2 लोगों की बिनाई से वापस आई। फिर उसके 2 किडनीज़ थे जो रावलपिंडी में 2 डिफरेंट लोगों को किडनीज़ लगे, तो उनका लिवर और पैनक्रियाज जो है वो हम लाहौर एक जिंदगी से 7 जिंदगियां माशाल्लाह बची। एक ब्रेक लेंगे जी छोटी सी, उसके बाद वापस आएंगे, हमें जाना कि नहीं स्टेट में। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जी जनाब, डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब,
हेपेटाइटिस सी के ख़ात्मे के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेडलाइन दी थी 2030 की, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान कहाँ पे है और क्या स्टेप्स आप लोग कर रहे हैं इसको अमली जामा पहनाने के लिए? पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है इसमें इस दौड़ में, लेकिन मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट ने एक PC1 अप्रूव किया है। अब इसकी एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। हम PKLI के प्लेटफॉर्म से तो पंजाब के 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट हमें दिया गया है, तो उसमें इंशाल्लाह अभी हम ये रमज़ान के बाद उस पर काम शुरू करने वाले हैं। आई थिंक अभी भी इनफ टाइम है, अगर गवर्नमेंट की विल हो, फंडिंग हो और इसको एक मेथड से किया जाए तो वी कैन स्टिल फुलफिल जो 2030 का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है हेपेटाइटिस सी फ्री, मतलब दैट्स द टारगेट ऑफ द WHO के हेपेटाइटिस फ्री वर्ल्ड होनी चाहिए। अब ये अचीव होगा कि नहीं, दैट हैज़ टू बी सीन। हमारी बहुत सी दुआएं हैं कि ये टारगेट अचीव हो। रबिया, आपकी जानिब आएंगे, रोज़ा और सेहत, कैसे हम रोज़ा रख के सेहतमंद रह सकते हैं, क्या क्या हैबिट्स अपना सकते हैं, आपका मैसेज क्या है देखने वालों को? अच्छा, रोज़ा जिस तरह कहते हैं ना स्पिरिचुअल हीलिंग का मंथ है, स्पिरिचुअल के साथ आपकी बॉडी को भी हील करता है, आप काफ़ी हद तक अपने आप को क्लेंस करते हो, डिटॉक्स करते हो, तो आई थिंक दोनों तरह काम करता है, स्पिरिचुअली भी और आप मेंटली भी और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हो, तो रोज़ा रखना चाहिए। और आई थिंक दिस इज़ द टाइम, अगर जिसने किसी को अपने वेट गोल से करना है, आप एक डिसिप्लिन सीख रहे हो, आप वो चीज़ उस पर जा रहे हो, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्लेंस योर सेल्फ। वैसे मैं रबिया की बात से एग्री करता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी रोज़े रमज़ान में वेट बढ़ जाता है लोगों का, क्योंकि उसकी बेसिक वजह अगर आप एनालाइज करें तो ये है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आम ज़िंदगी में नहीं खाते, जलेबियाँ, पकौड़े, समोसे, पराठे रोज़ नहीं खाते। हम महीने में एक दफ़ा संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन कभी दिल चाह रहा हो समोसे को, बारिश हो रही हो तो चलो जी पकौड़े खा लिए। तो रमज़ान में तो आप रोज़ हर दस्तरखान की एक वो जीनत होते हैं ये वाले पकवान जो हैं, तो अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, खाएं लेकिन मियाना रवि के साथ। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये आपकी बॉडी का आप पे कर्ज है, ये ज़रूर करें। आप कोई रोज़ा रख के करें, अफ्तारी के बाद करें, अपने लिए 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर निकालें, वॉक करें, जहाँ पे घर में कर लें, लॉन में, जैसे बैठे बैठे आपके ऑर्गन जैम हो जाते हैं, आपकी बॉडी के इनर ऑर्गन्स भी जैम हो जाते हैं, अगर आप हिलेंगे जुलेंगे नहीं, कहते हैं ना हरकत में बरकत है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर फैसल डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तमाम तर दुआएं PKLI के साथ हैं। हमारा ये वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेगा। बहुत शुक्रिया रबिया, थैंक यू वेरी मच। आपको हम तंग करते रहेंगे, माहे से में आपको गाहे बगाहे बुलाते रहेंगे, टाइम निकाला। और इसके साथ ही ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज के इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह ताला फारूक हसन और रबिया अवान से आपकी मुलाकात कल होगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।